हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, हम फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक कर रहे थे एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स किया था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे के एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे के टॉपिक्स क्या है। चलिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा था? फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है ना, इसका मीनिंग देखा था। देन फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स देखे थे। फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स देखे थे। ठीक है, आज देखेंगे हम फूड सिक्योरिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ठीक है, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद हम देखेंगे वो है आपका एसडीजी गोल्स, कौन कौन से रिलेटेड है इससे। एंड देन उसके बाद हम फ्रेमवर्क समझेंगे कि ये कैसे काम करता है ना। ये सारी चीजें देखेंगे, क्या क्या फ्रेमवर्क है फूड सिक्योरिटी को लेकर। यहीं पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, एमएसपी क्या होता है, पीडीएस का सिस्टम कैसे काम करता है। ऑल्दो पीडीएस हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, पीडीएस का अलग से लास्ट लेक्चर मतलब कल करेंगे पीडीएस के बारे में। तो क्योंकि फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट जो होते हैं, 4 कंपोनेंट जो थे, जिसमें से 3 हम लोगों ने पढ़े थे, मतलब एक में 2 ही पढ़ लिया था। एक था प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन है, फिर स्टोरेज देखा था और डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसमें मैंने बताया ये सारा जो कंपोनेंट है ये सब के सब किसके थ्रू काम करता है, पीडीएस के थ्रू काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था, प्रोडक्शन हो गया आपका, देन स्टोरेज देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। ये कंपोनेंट जो फूड सिक्योरिटी के थे वो सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझ लिया। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है, सब कुछ सही है क्या, तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ये, और ये बताया था मैंने ये आपका कैसे काम करता है, ये पीडीएस के थ्रू काम करता है। पीडीएस अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसको हम कल के लिए बचा के रखें। आज हम बाकी के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर कर लेते हैं, है ना। और उसमें से पीडीएस के साथ साथ एक और हल्का सा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो है माल न्यूट्रिशन का। उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। आज एक चीज और देख लेंगे, वो है आपका फ्रेमवर्क के साथ साथ जो आपका एफर्ट्स है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या है इसको लेकर के वो समझ लेंगे। ठीक है, चलो ऑडिबल है। ठीक ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, इसको समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें ये बात कही गई है ना, रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो पहला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है ना। यहाँ पे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। ये जब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कवर करता है, कवर्स राइट टू फूड, राइट टू फूड। ठीक है, राइट टू फूड को भी कवर करता है। ये आपका एक फंडामेंटल राइट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। अब आप इसको अगर समझेंगे तो एक केस हुआ था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था, कंसिडर्ड राइट टू फूड, राइट टू फूड जो है वो आपका एज अ फंडामेंटल राइट, वो लोगों का क्या है, फंडामेंटल राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे एक बार पूछा था कि राइट टू एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट से आया हुआ था, तो वैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है आपका कौन से केस से आपका सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था राइट टू फूड एज अ फंडामेंटल राइट। अब इसी के बाद इसी को इफेक्ट देने के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है वो इसको लीगल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू गिव इफेक्ट
इस जजमेंट को इफेक्ट देने के लिए, टू दिस जजमेंट आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है 2013 का, ठीक है, जो आपको फूड को एक लीगल राइट देता है, फूड एज अ लीगल राइट। फूड आपका एक लीगल राइट है, ये आपको एंटाइटलमेंट देता है, उसको बोलते हैं राइट टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जल्दी से बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 39A। यहां पे क्या लिखा है कि सबके पास स्टेट एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड होने चाहिए सबके पास। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि स्टेट को एक एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, सबको, हर एक सिटीजन को एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की बात करता है। यहाँ पे जब एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड की बात करते हैं तो मतलब जीवन जीने के लिए जो आपकी एक लाइवलीहुड की प्रोवाइड करता है, ये कवर करता है आपका, कवर्स फूड एज मींस ऑफ, या फिर ऐसा बोल लो कवर्ड एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी को ये कवर करता है, ठीक है। फिर एक और आर्टिकल है जो है आपका आर्टिकल नंबर 47। स्टेट को बोल रही है, स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यहां पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने की बात करता है, कहीं ना कहीं ये डील करता है आपका, डील्स विथ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है ना। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है, ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को कवर करता है। एंड यहां से आप देख रहे होगे कि ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल्स आपके डील करते हैं। तो याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल जो है ये बहुत ज्यादा डील करते हैं, तो इस आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। आप देख लीजिए इन सारे आर्टिकल्स को। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स हैं, इनको लिख लीजिए। थैंक यू नमन। हाँ, इसके हिंदी में यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो स्लाइड्स है, एक आपको इंग्लिश में देखने को मिल रही है, दूसरी स्लाइड्स हिंदी में देखने को मिल रही है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वो भी मिल जाएगा, है ना, इसका आपका
हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी स्लाइड है उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ना। मैं आपको बिना स्लाइड की चीजें बता रहा हूँ, आपको अगर चाहिए है तो अटैच कर दी गई है ना, आप उसको देख लीजिएगा। ये सारी स्लाइड जो है हिंदी में वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें आप देखोगे स्लाइड में, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के नाम पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना। अगर हम बात करें इंडिया का करेंट जो फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो कैसा काम करता है, तो उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आपके पास फंडामेंटल राइट आपका अंडर आर्टिकल 21 दिया गया है। बस इसमें किसकी बात करी है, एक ही आर्टिकल की बात की है, लेकिन मैंने आपको 3 आर्टिकल यहाँ पे बताए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक आर्टिकल नंबर 21 की बात करी है, तो इस पॉइंट को याद रखना। इसके अलावा आपका 39 का ए और 47, और अगर आप डीपली कहीं समझोगे ना तो आर्टिकल 51 में भी है, क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की गई है ना। तो यहाँ पे जब डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं तो वुमेन की डिग्निटी माल न्यूट्रिशन से भी एड्रेस होती है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 51 भी इनडायरेक्टली बात करता है, इनडायरेक्टली डील करता है, डील्स विथ फूड सिक्योरिटी, समझ रहे हो, फूड सिक्योरिटी की बात करता है, क्योंकि वो डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करता है। एंड वुमेन की डिग्निटी मतलब माल न्यूट्रिशन, हंगर जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की भी बात है, इसलिए हम इसको भी डील कर सकते हैं, है ना। मेंस में हम ये सारी चीजें आर्टिकल्स को लिखते हैं, कोट करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारा जो फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें आर्टिकल 21 है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आर्टिकल 21 काहे से डील करता है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ मतलब यहाँ पे आपका फूड सिक्योरिटी से डील कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे राइट टू फूड कवर है, तो क्या लिखा है, द फंडामेंटल राइट to life guaranteed by article 21 of Indian Constitution can be interpreted to include right to live with human dignity, है ना, जो इंक्लूड करता है राइट टू फूड को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, बताया था आपको 2001 के में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उस केस का नाम याद रखेंगे 2001 का। एंड अदर नेसेसिटीज इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन पर्टेनिंग राइट टू फूड। आपसे अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर ये वर्ड लिखा है क्या राइट टू फूड, तो आपको याद रखना राइट टू फूड ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। हाउएवर ये जो है, ये जो राइट दिया गया है वो कहां पे दिया गया है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे, ये दिया है आपका वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इस राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि 2013 में आया था, और ये आपको एक लीगल राइट देता है, हर जो बेनिफिशियरी है उसके पास एक कानूनी अधिकार प्रोवाइड करता है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस पे आप जो सरकार द्वारा जो भी राशन की दुकान है वहां से आप अवेल कर सकते हो, समझ। तो ये आप थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका चलिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है। देन अभी बफर स्टॉक वाला पॉइंट पीडीएस वाला थोड़ा सा इसको बात के लिए छोड़ के रख रहे हैं, क्योंकि इसको कल भी डील करना है ना। पीडीएस वाला टॉपिक पूरा कल डील करेंगे, इसलिए वहां पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे अभी मैंने आपको बता दिया, चलिए क्या है फूड सिक्योरिटी, ये मैंने आपको बता दिया था कल। देन उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया क्यों फूड सिक्योरिटी चाहिए। कल मैंने आपको मालथूस की थ्योरी बताई थी, तो मालथूस की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा ये क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या बातें बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एसडीजी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दिया मैंने आपको, है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो यहां पे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 21 है ना, आर्टिकल 39 ए एंड आर्टिकल 47, ये आपको याद रखना है ना कहीं आप इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो आर्टिकल 51 में भी, क्योंकि इंटरनेशनल एफर्ट्स और बहुत सारी डिग्निटी वुमेन की बात करी गई है, तो यहां पर भी इनडायरेक्टली डील करता है, ठीक है। और ये तो आपका डायरेक्टली डील कर रहे हैं, ये यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा यहां से आपको याद रखना पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेगा 2001 का, ये आपका जजमेंट,
ठीक है, यहां तक आप बताइए क्लियर है अगर आपको तो। बताइए यहां तक कुछ पूछना है? सर रनिंग नोट्स बनाए या नहीं? देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, आपने अगर ध्यान से गौर किया हो तो ये जो चीजें मैं बताता हूँ सारी नोट्स में नहीं दी हुई है ना, तो नोट्स तो आपको रिफर करने ही है। उसके अलावा ये जो मैं क्लास में बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा नोट्स में लिखा हो, है ना। कई सारी चीजें होती है, जैसे ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सब नहीं दिया हुआ नोट्स, है ना। तो आपको दोनों नोट्स, सपोर्टिंग नोट्स भी और ये जो क्लास में रनिंग नोट्स है ये तो बनाना है। आप वो नोट्स जो है उसको पढ़ोगे और ये जो क्लास में नोट्स ये जो मैं बनवा रहा हूँ इसको भी बना करके पढ़ोगे, नहीं तो आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, याद रख लेना, ये कहीं डायरेक्टली नहीं डील करता है, ये तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से डील करता है, लेकिन उसमें कई जो हम इंटरनेशनल जो कन्वेंशन वगैरह फॉलो करते हैं तो उसमें डिग्निफाइड या फिर डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो हंगर वगैरह को एड्रेस करने की बात हो जाती है। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें, वो है आपका SDG गोल्स। SDG गोल्स, है ना। तो SDG गोल्स जो है, एक तो डायरेक्टली कौन सा डील करता है वो समझ लेते हैं, है ना, और इनडायरेक्टली कौन सा डील करता है, इनडायरेक्टली कौन सा डील करता है। ठीक है, एक है आपका डायरेक्टली जो डील करता है वो है SDG गोल नंबर 2, और इनडायरेक्टली वो है SDG गोल नंबर 1, SDG गोल नंबर 3। ठीक है, 3। तो SDG गोल नंबर 1 काहे से बात करता है, 2 काहे से, ये बात करता है जीरो हंगर, ये जीरो हंगर की बात करता है, मतलब 2030 तक हंगर की समस्या को खत्म कर देना दुनिया से, ऐसी बात करता है SDG गोल नंबर 2। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फूड सिक्योरिटी करना पड़ेगा, इसलिए ये फूड सिक्योरिटी सीधा सीधा लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है ना। तो SECU, ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी, तो ये जीरो हंगर से डील करता है गोल नंबर 2, ये डायरेक्टली डील करता है। ये बात करता है एंड पोवर्टी की बात करता है, पोवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, हर एक तरीके की पोवर्टी खत्म करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन की पोवर्टी, हंगर की पोवर्टी, ये सब इनडायरेक्टली कवर होते हैं, तो इसलिए याद रख लेना ये भी कवर करता है, कवर्स माल न्यूट्रिशन, हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, ये भी कहीं ना कहीं कवर करता है। ठीक है, अब ये जो है आपका सस्टेनेबल गोल नंबर 3, ये आपका डील करता है हेल्थ एंड वेलबींग से। ठीक है, ये आपका डील करता है हेल्थ एंड वेलबींग से, तो हेल्थ एंड वेलबींग से डील करता है ये। तो ये भी आप देखो हेल्थ की बात करता है एंड अच्छा सब कुछ सबकी स्वस्थ बना रहे उससे डील करता है। तो कहीं ना कहीं आपका इसके लिए आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि आप क्या कर सको, पोवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन जैसी ये सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सको, है ना। तो इसकी बात करता है आपका कौन सा, SDG गोल नंबर 3। तो यहां तक क्लियर है? अगर आप तो मैसेज कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से गोल्स उससे डील करते हैं, तो ये हम लोगों ने एक तीसरा एस्पेक्ट समझ लिया। यहां तक क्लियर है तो आप बता दीजिए। ठीक है,
ठीक, तो ये हो गया आपका ये एसडीजी गोल नंबर जो इनडायरेक्टली डील करता है, सॉरी डायरेक्टली डील करता है, इनडायरेक्टली ये जो डील करते ही है। कई जगह एक और देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक और जो एसडीजी गोल नंबर है जिसको 12 नंबर बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ये काम नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। देखो यहाँ पे एक और है एसडीजी गोल नंबर 12, ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये इससे डील करता है ना। तो ये बोलता है कि एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए और उसका कंजम्पशन होना चाहिए लोगों में। तो ये देखो प्रोडक्शन अभी मैंने बताया था फूड सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कंजम्पशन मतलब फूड एब्जॉर्प्शन वाला, याद करो कैलोरी इनटेक, ये सब क्या होता है, कंजम्पशन का एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी से डील कर रहा है। सिक्योरिटी ये भी आप देखोगे इनडायरेक्टली ही फूड सिक्योरिटी को कवर कर रहा है, और काफी हद तक ये आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप इसको डायरेक्टली में भी बता सकते हो, है ना। तो देखो ये सारे आप गोल याद रख लेना, 2 1 2 3 शुरू के तीनों, जिसमें डायरेक्ट सीधा सीधा जो लिखा है वो तो 2 में लिखा है, और यहाँ पे ये जो वर्ड जो लिखा है ना, वर्डिंग जो है वो ऐसे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसके जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स में एक है ये गोल है, गोल के अंदर फिर टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स में एक जगह ये लिखा हुआ है सस्टेनेबल जो आपका जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है उससे डील करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एसडीजी के गोल में ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और वैसे भी सिलेबस में एसडीजी गोल्स दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर इसको नोट्स बना लो जल्दी। जहां पर भी डाउट लगे आप पूछ लीजिएगा, है ना। आप नोट जरूर बना लेना क्लास में ही, यहीं पर ही, क्योंकि आप बाद के लिए अगर इसको रखोगे तो नहीं हो पाएगा फिर वो, क्योंकि नोट्स में बहुत कुछ नहीं है। चले अब देखते हैं फ्रेमवर्क क्या है, यहां पे देख लेते हैं कुछ एस्पेक्ट्स। चलो यहां पे फ्रेमवर्क देखते हैं कि किस फ्रेमवर्क के तहत कैसे काम करता है ये। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना। फूड सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, पूरा ढांचा है, कैसे काम करता है, किस किस मेथड से काम करता है वो। तो सबसे पहले आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका लीगल फ्रेमवर्क, लॉ में कहां पे क्या लिखा हुआ है, तो लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे कोई लॉ की बात करी गई होगी, तो वो कौन सा लॉ है, तो आपको पता है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का बात किया गया है। तो इसको समझ लेते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या बात बोली गई है, ठीक है। इसको समझते हैं। तो देखो ये आया था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस 2001। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, राइट टू फूड जो है, राइट टू फूड वो क्या है, एज अ फंडामेंटल राइट है, वो हर एक लोगों का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोल दिया था। तो इसको इफेक्ट देने के लिए, टू गिव इफेक्ट टू दिस, 2013 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, ठीक है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या करता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड्स लीगल राइट, है ना, आपको एक कानूनी अधिकार देता है टुवर्ड्स
राइट टू फूड, राइट टू फूड के लिए को आपको कानूनी अधिकार दे देता है। मतलब लॉ में लिख दिया गया कि हर एक व्यक्ति जो बेनिफिशियरी, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, उसके पास ये कानूनन अधिकार है कि वो आपका फूड, एक निश्चित अमाउंट ऑफ फूड वो जाकर के किसी भी एक जो भी डेजिग्नेटेड शॉप होगी वहां से वो उसको ले सकता है। इसको बोलते हैं आपका लीगल राइट टूवर्ड्स, राइट टू फूड आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये काहे पर बना दिया गया इसको, बेस्ड ऑन राइट बेस्ड अप्रोच, है ना, राइट बेस्ड अप्रोच के आधार पर इसको एक नया कानूनन अधिकार दे दिया गया। पहले क्या होता था, एक वेलफेयर अप्रोच फॉलो करी जाती थी, वेलफेयर अप्रोच, है ना। इसके पहले ये क्या था, एक वेलफेयर अप्रोच था। मतलब सरकार एक वेलफेयरिज्म के तहत, एक वेलफेयर गवर्नमेंट के तहत आपको कुछ ये सर्विसेज देती थी, समझना क्या, मतलब आपको ये जो पीडीएस के सिस्टम के थ्रू आपको फूड ग्रेन देती थी, ये एक वेलफेयर माना जाता था कि सरकार आपका वेलफेयर कर रही है ना, वो वेलफेयरिज्म के अप्रोच के अनुसार आपको फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का आया, तो अब ये वेलफेयर अप्रोच नहीं है भाई, आप वेलफेयर नहीं कर रहे हो हम पे, ये हमारा अधिकार है। तो यहां पे आ गया आपका राइट बेस्ड अप्रोच, समझ में आ गया। और ये इसका दिशा किसने दे दिया था, इसके बारे में यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में बता दिया था कि ये आपका वेलफेयरिज्म का ये हक है ही नहीं, ये तो उनका अधिकार है, वो तो राइट है हर व्यक्ति का, तो आपको उनको उनका एज अ राइट ट्रीट करो, और आपकी ये मतलब आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनके जो अधिकार है उसका पालन करो। तो यहाँ पे आप देखते हो, अब यहाँ पे राइट बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं हम, अब इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे हम राइट बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे, ना कि वेलफेयर अप्रोच की। तो यहाँ पे जो इस दो चीजों के कारण, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया है, उसके अनुसार अब जो आपका ये जो है राइट टू फूड है, वो हमारा, इसीलिए ना उसको बोलते हैं राइट टू फूड, मेरा अधिकार है। ठीक है, जो भी फूड है उसके प्रति मेरा अधिकार है, ये आप मेरे पे वेलफेयर नहीं कर रहे हो, ये मेरा अधिकार है, आप मेरे को प्रोवाइड करो, है ना। वेलफेयर तो तब होगा भाई, हम आपको दे रहे हैं, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो, हम आपके एंगल से देख ही नहीं रहे। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने किस एंगल से समझा उस चीज को, उसने समझा कि ये हर एक सिटीजन का ये कानूनन अधिकार है राइट टू फूड का, है ना, जो भी एलिजिबल व्यक्ति है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें बोला गया। तो यहाँ पे आप देखोगे लीगल फ्रेमवर्क में एक लॉ है जिसके तहत हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, और उस एक्ट में ये एक अप्रोच फॉलो करी जिसको बोलते हैं राइट बेस्ड अप्रोच। अब इसके अलावा हम इसमें कुछ फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ एक्ट, फीचर्स ऑफ एक्ट, है ना। इसमें जो भी बेनिफिशियरी है ना, उसको 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स। अब इसमें कौन से फूड ग्रेन्स है, राइस है 3 रुपए पर केजी के हिसाब से, वीट है वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, और जो आपका कोर्स ग्रेन है, जो मोटे अनाज है ना, उसको 1 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, ये करा जाता है। और यहां पे आप देखोगे दूसरा एक इसी के तहत एक और है जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना, अन्न योजना, अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना है, ये किसके लिए, इसी के अंदर है, वो अलग से स्कीम थी, बाकी फिर बाद में इसी के अंदर डाल दिया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना, ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है ना, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उनके लिए यहां पे आप देखो कि यहां पे 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स का प्रोविजन है पर हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड को, पर मंथ की बात करते हैं। ठीक है, ये आप इसकी बात करते हैं। तो यहां पे आप देखोगे 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स की बात करता है, राइस की बात करता है, वीट की बात करता है, कोर्स ग्रेन देने की बात करता है, इस रेट में, है ना, इस रेट में देने की बात कर रहा है। एंड देन उसके बाद अंत्योदय योजना, अन्य योजना है, इसी के अंदर है, जिसमें पुअरेस्ट ऑफ पुअर हाउस होल्ड जो है उनके लिए ये, जहां पे ये काहे की बात करता है, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स की बात कर रहा है ना, याद रखना ये। और ये पर हाउस होल्ड है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पर पर्सन है ना, यहाँ पे पर पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे पर हाउस होल्ड लिखा हुआ है, ये बात करता है। अगर आप देखोगे तो ये एक्ट कवर, अगर मैं बात करूं तो ये एक्ट कवर कितना करता है, एक्ट कवर करता है
75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पूरे इंडिया की। इस हिसाब से देखोगे तो 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो जाता है। ठीक, 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो जाता है। इसके अलावा ये एक्ट प्रोवाइड करता है मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ की बात करता है। मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा है, देखो कई वुमेन जो होती है, वुमेन्स जो होती हैं, है ना, ये वुमेन है। अब ये क्या है, मान लो ये वर्किंग वुमेन है। वर्किंग वुमेन मतलब किस तरीके का वर्किंग वुमेन, मान लो ये लेबर है ना, ये लेबर है। अब मान लेते हैं कि ये इस समय प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी का समय इसका, तो ये क्या करती है, अब ये प्रेगनेंसी के समय में भी कहाँ पे जाएगी, काम पे जाएगी। तो ऐसा ना हो, सरकार इसलिए क्या बोलती है इनको ना, सरकार क्या करेगी, बोलेगी कि आप अपने घर में रहिए, थोड़ा देखभाल करिए अपने और अपने बच्चे की, और सरकार आपको पैसा देगी, है ना, सरकार आपको क्या दे देगी, पैसा दे देगी। कितना पैसा देगी आपको पता करना है, क्या वो 5,000 रुपए है या 6,000 रुपए है ना, ये आपको इसमें से देखना है 5,000 है कि 6,000 है। ये इसमें इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। ठीक है, आप इसमें से बताइए क्या वो अमाउंट 5,000 है या 6,000 है, इस दो में से कोई एक अमाउंट है, आप बताना। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितना देती है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में देती है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में देती है। तो ये इसलिए दी जाती है ताकि वर्किंग जो वुमेन है वो क्या करे, आपका यहाँ पे बैठ करके अपना देखभाल करे, इस दौरान वो कहीं पे वहां ना जाए, मतलब घर में ना जाए, मतलब काम पे ना जाए बाहर। ठीक है, ये आपका मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ देने की बात की है। देन आपका आईसीडीएस जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, आईसीडीएस के जो भी बेनिफिट्स हैं, है ना, उसको प्रोवाइड इसी के थ्रू किया जाता है। इसमें भी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, एंड 0 से 6 साल का बच्चे होते हैं। अब क्या है ये, अभी देख रहे हैं आगे, आईसीडीएस स्कीम पूरा डिटेल में देख रहे हैं। अभी इतने एस्पेक्ट हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलो ठीक है, 6,000 बोल रहे हैं, ये 6,000 बता रहे हैं, 6,000 है इसका आंसर। ठीक है, याद रखेंगे 6,000 रुपए इसमें दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, 6,000 रुपए। ठीक है, याद रखेंगे 6,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसी के तहत उसी का एक कंपोनेंट है जिसको बोल, एक तो अंत्योदय अन्न योजना बता दिया मैंने आपको, एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, आईसीडीएस स्कीम, सर्विसेज स्कीम। ठीक है,
ये जो स्कीम आई थी, ये आई थी 1975 में, बाद में लेटर इसको अंडर में कर दिया गया है, नाउ अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में काम करती है। मतलब इसी का ही मतलब ये समझो आपका ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ऑलरेडी जो बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उनको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है, उसी के अंडर में ये सारे काम करने लगती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब इसमें देखो कंपोनेंट क्या है इसके, है ना, कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या ये कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड सर्विसेज या फिर डेवलपमेंट बोल, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब क्या प्रोवाइड करता है ये इनको क्या प्रोवाइड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब यहाँ पे क्या बात करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, एक तो चिल्ड्रन है, यहाँ पे समझो 0 से 6 साल वाले बच्चे कौन है, ये बच्चे हैं, है ना, ये चिल्ड्रन है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे देखोगे प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग फेज मतलब जब तक उनके वो दूध सिक्रीट करती है, मिल्क सिक्रीट करती है, तब तक के पीरियड को बोल रहा है लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, बच्चे के बाद का समय है ये। तो इस समय इनको देखो, इनको क्या है, सबको ही अगर आप देखोगे तो इन सबको क्या प्रोवाइड करना, इन सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ ये इनको मील्स प्रोवाइड करते हैं ना, मील्स खाना, जैसे बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी में जाकर के खाते हैं ना 0 से 6 साल वाले बच्चे। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी मील्स का प्रोविजन है। तो वैक्सीनेशन हो गया, मील्स हो गया। देन उनके साथ इनको जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है, आशा वर्कर्स के थ्रू इनको क्या दिया जाता है, आपका असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंस दिया जाता है, इनको अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या हो, इनका जो हेल्थ है वो बना रहे। एंड यहाँ पे आप देखोगे मील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो कवर कर ही रहे हैं। समझा गया। तो 3 लोगों के लिए होता है, याद रखना, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन। 1975 में आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में, अभी इसको वो कर दिया गया है। तो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, ये एज याद रखना, ये चिल्ड्रन के लिए होता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस यही स्कूलिंग देते हैं ना, यहाँ पे याद करो, अर्ली चाइल्डहुड केयर तो समझ में आ गया, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे सीखते हैं, है ना, यहाँ पे जो अर्ली लर्निंग स्टेज होता है ना, वहां पे बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो ये तो फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, है ना, मतलब ये जो आईसीडीएस स्कीम है इसके अंदर बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसमें से एक एस्पेक्ट है आपका फूड सिक्योरिटी वाला, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1975 में स्कीम आती है, याद रखेंगे। हेल्थ चेकअप हो गया, प्री स्कूल हो गया, देखे ना, ये देखे ना, वैक्सीनेशन देते हैं वुमेन, बच्चों का, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हेल्थ चेकअप हो गया, एंड देन उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे आप, तो इसको बोल देंगे आप जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है उसकी बात करते हैं, है ना, मील्स के थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, है ना। तो ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे रहे हो, मील्स प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, और उनके हेल्थ को रेगुलर रूटीन चेकअप करा रहे हो, तो ये सब क्या है आपका, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से तो डील कर ही रहा है। तो आईसीडीएस के बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, 1975 याद रख लेना, है ना। अब आपको ये बताना है कि ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है कि कोई और मिनिस्ट्री है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, ये एक और क्वेश्चन बनता है यहां से। 1975 पता है किस किस को कवर करता है, ये आपको पता है। 0 से 6 साल बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं, इनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट कराना। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन को क्या करना है, इनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन ड्राइव करना, बच्चों को और तीनों को, जहां जहां लगता है तो हेल्थ चेकअप करना। देन उसके साथ इनको अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस देना, असिस्ट करना। देन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मील्स के थ्रू इनको मील प्रोवाइड करना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है। ठीक है, आईसीडीएस हो गया ये। बताइए,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, ये पॉइंट याद रखना। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, इस सब मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आईसीडीएस भी इसका प्रोग्राम का पार्ट है, आईसीडीएस से ये क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चंस को आप याद रख लेना किसके लिए है। तो अगेन रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपको, ये है चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, 1975 में लॉन्च किया गया था, ये बात याद रखेंगे, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए है, इसमें कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की झलक दिखती है। चलिए बताइए, यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? चलो ठीक है। अब उसी के बाद एक और स्कीम आ जाती है जिसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, ये भी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए है। ये भी इसके जो रूल्स हैं वो भी इसके भी जो रूल्स हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही नोटिफाई करते हैं, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, है ना। इसकी भी मिनिस्ट्री बता दीजिए, मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन कौन है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखेंगे ये स्कीम आई थी आपकी 1995 में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाती है। रूल्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही इसको चलाए जाते हैं। अब ये याद रखना, ये कवर करता है, कवर्स चिल्ड्रन 6 से लेकर के 14 साल के जो ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, या फिर अप टू 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 8th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको कवर करता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, काहे के लिए ये काहे के लिए लाया था? तो इसको एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए, जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है। और फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसके लिए इसको लाया गया था, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को कवर करने के लिए। तो ये वो 0 से 6 के लिए आईसीडीएस स्कीम है। फिर 6 से 14 साल के लिए जो बच्चे होते हैं, वो आपको 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, 8th क्लास तक जो मिड डे मील होता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाता है, वो उसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, याद रखेंगे 1995 का है। कहाँ तक के बच्चे कवर होते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन बनता है, और ये इसमें से क्वेश्चन बनता है कौन कौन सी क्लास तक के लिए दिया जाता है। तो 8वीं क्लास तक के लिए एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने के लिए, अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, स्कूल में जो अटेंडेंस होता है वो बढ़े, और उसके साथ साथ क्या हो, एक एस्पेक्ट की फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है बच्चों में वो भी बनी रहे, उसके लिए ये लॉन्च किया गया था। बताएंगे यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, माल न्यूट्रिशन और ये सब की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था 1995 में।
ठीक है, 1995 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पे फूड ग्रेन नहीं बांटते हैं ना, यहाँ पे पका हुआ खाना देते हैं। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स हॉट कुक्ड मील, है ना, यहाँ पे पका हुआ खाना देते हैं फॉर वही बच्चों को जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लास 1 से लेकर के 8 तक के लिए है। चलो, ये है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, है ना, उनको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, देखो इसमें क्या बोला गया है, वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया, 50% ऑफ पीपल जो कि सिटीज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो है ना, यही मैंने आपको बताया। 75% ऑफ दोज लिविंग इन रूरल एरियाज आर कवर्ड बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओवरऑल यही कितना हो जाता है, 67%, याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें क्या बोला, पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए है ये, जिन्होंने कितना 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर जो 45 पर हाउस होल्ड है पर मंथ, ठीक है, पर हाउस होल्ड पर मंथ। प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो नॉर्मल है अदर देन अंत्योदय अन्न योजना, जिनको मैंने आपको बताया था 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स ईच मंथ पर मेंबर है ना, यहाँ पे पर पर्सन है, पर फैमिली वो नहीं लिखा है, ठीक है। फिर ये जो राशन कार्ड इशू होते हैं वो वुमेन की जो एल्डेस्ट मतलब हाउस होल्ड की जो एल्डेस्ट वुमेन होगी ना, उसके नाम पे इसको वो किया जाता है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस issuing ration card, the head of family must be the oldest woman in the home who is at least 18 years old. सबसे बड़ी वुमेन जो 18 साल से ऊपर होगी उसके नाम पर ये आपका राशन कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्दर मोर क्या लिखा है, चिल्ड्रन जो आपके 0 से 14 ईयर्स के लिए है, उनको कवर किया जाता है 2 फेस में, आईसीडीएस में और मिड डे मील में, वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो आईसीडीएस मतलब जो आईसीडीएस 0 से 6 साल के बच्चों के लिए है, उसके थ्रू अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आंगनवाड़ी के थ्रू, है ना, ये जो सर्विसेज मिलती हैं, जो भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देख लो, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपके ये जो सारी सर्विसेज दी जा रही है ना, ये जो सारी सर्विसेज दे रहे हो आप, ये सब ये कहां से दी जाती है, थ्रू आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी के थ्रू इसको सर्विसेज को दी जाती है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। यही है वही चीज जो मैंने आपको बताया, हिंदी में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ये पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका, है ना। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है, हाँ, अब ये पीडीएस के थ्रू कैसे काम करता है वो तो कल हम देखेंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटा समझ लो क्या लिखा है उसमें। एट प्रेजेंट क्या होता है, राइस, व्हीट और शुगर। देखो ऐसा समझो, पीडीएस के थ्रू मैंने आपको बताया था कि दोनों मिलकर के काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या बांटती है, वो बांटती है राइस, वो बांटती है व्हीट, वो बांटती है शुगर, और वो बांटती है केरोसिन, ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने से एडिशनल चीज ऐड कर सकती है, एडिशन कर सकती है, जैसे कि पल्सेस वो बांट सकती है, किसके थ्रू, जो राशन दुकान होते हैं, ये सब कहाँ के थ्रू बढ़ता है, थ्रू राशन शॉप्स, है ना। ये आपका राशन शॉप जो होती है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सब कहाँ के थ्रू जाता है, राशन शॉप, जो राशन शॉप है उसके थ्रू ये बांटे जाते हैं। तो ये जो पीडीए जो अभी बताया ना, जो आपका अंत्योदय अन्न योजना, और जो हर एक हाउस होल्ड को 5 kg ऑफ फूड ग्रेन मिलेगा, वो सब मिलता कहाँ से है, तो राशन दुकान से मिलता है, ठीक है। और राशन दुकान को कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन रजिस्टर करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसकी काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम करता है।
तो यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ इतनी चीजें देती है, उसके अलावा कई बार कपड़े, आपने सुना होगा कपड़े दे देना, तो कपड़ा दे देती है, बुक्स दे देती हैं, पल्सेस दे देती हैं, और भी मिलेट्स वगैरह दे देती हैं, वो इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ईच पर्सन विल रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, ये काहे के लिए, अदर देन अंत्योदय अन्न योजना वाले के अंदर, ठीक है। और वो बताया था मैंने जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड दिया जाता है, ठीक है। ये लिखा है देखो, द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शन टू डाइवर्सिफाई द कमोडिटीज गिवन अंडर पीडीएस अकॉर्डिंग विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब वो डाइवर्सिफाई करने को बोल रहा है, तो ये है इसमें, ठीक है। यही वो चीज आपका लिखा है हिंदी में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में ये, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे आप देख लीजिए, अब ये पीडीएस है, ये तो हम कल पढ़ेंगे। इसमें पीडीएस के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मिनिस्ट्री के अंदर होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो सब हम कल देखेंगे। इसको पीडीएस वाला जो पूरा एस्पेक्ट है वो कल देख करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, है ना। अभी के लिए आप क्या समझना है आपको, हाँ कुछ फैक्ट्स वगैरह होंगे, वो लास्ट में मैं आपको इकट्ठा सारे फैक्ट्स बता दूंगा, कौन कौन सी फैक्ट्स आपको याद रखना है, कुछ रैंकिंग वगैरह होगी स्टेट की, उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो पीडीएस का तो वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात कर ले तो उसको देख लो आप। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये बता दिया मैंने आपको, 75% पॉपुलेशन अंत्योदय अन्न योजना प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाला पॉइंट बता दिया, है ना। और ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे समझना आप कि अब बच गया इसका एक एस्पेक्ट, वो है पीडीएस, है ना। उसको हम कल समझेंगे उसको क्या है। अभी के लिए क्या समझ लिया हम लोगों ने, फ्रेमवर्क क्या है, तो फ्रेमवर्क में आप क्या बता दोगे, फ्रेमवर्क में ऐसे बताएंगे हम उसको। सबसे पहले एक बताएंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, है ना। देन उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो लीगल में लॉ बता देंगे, लीगल फ्रेमवर्क। देन उसके बाद आपका स्कीम्स वगैरह बताओगे, स्कीम्स पॉलिसीज कुछ है अगर तो उनके बारे में बताओगे। इसी के अंदर वो सारी स्कीम्स लिख देना आप। लीगल फ्रेमवर्क में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो बताएंगे, है ना, और उसके अंदर फिर वो स्कीम्स बता दोगे जो यहां पे लिख रहा हूं, आईसीडीएस लिख दोगे, है ना। देन मिड डे मील लिख दोगे, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी के बारे में बता दो, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी। फूड पार्क्स बना रही है सरकार, उनके बारे में बता दो, फूड पार्क स्कीम, ठीक है। देन अदर इंटरवेंशन लिख दो, अदर इंटरवेंशन, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाई सरकार, ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, है ना, उसको बता दो। देन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक लिख दो व्हाइट रेवोल्यूशन, वो भी तो फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, है ना। और उसके अलावा अदर, जैसे कि आप येलो रेवोल्यूशन, है ना, मीट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन बता सकते हो। तो जो भी अदर रेवोल्यूशन जो जानते हो, जो भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो लिख देंगे। उसके अलावा एक फ्रेमवर्क अलग से ही लिख देंगे, उसको बोलते हैं पीडीएस फ्रेमवर्क, है ना। पीडीएस का जो फ्रेमवर्क है उसको अलग से ही हम कल पढ़ेंगे, पीडीएस का फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बता दिए, स्कीम्स पॉलिसीज यहाँ पे बता दिए, एंड देन उसके साथ साथ अदर इंटरवेंशन में ये सब अभी देख लेंगे हम, एंड देन उसके बाद साथ यहाँ पे आप देखो पीडीएस का फ्रेमवर्क, इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी ये कब आया था, ये 2017 में आया है, ठीक है। अब ये काहे से डील करता है, डील्स विथ एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, ठीक है। एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए ये, ठीक है, नेशनल जो आपका माल न्यूट्रिशन, मतलब ये क्या करता है, कवर्स फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को कवर करता है विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी का, उसको कवर करता है। और इसका एक टारगेट है, वो आपको याद रख लेना है। ये बात करता है कुपोषण मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत कब तक, बाई 2030। तो ये ईयर याद रख लेना कि हम कुपोषण मुक्त भारत कब तक की बात करते हैं, 2030 तक की बात करते हैं, ये याद रख लेना। क्यों, क्योंकि याद करो एसडीजी गोल नंबर 2 जो है
वो क्या बात करता है, वो आपका SDG गोल नंबर 2, देन SDG जो हम बात करते हैं 1, 3 एंड देन 12, ये सब कहाँ से बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो याद रखना ये आपका ये इन एस्पेक्ट्स को डील करता है, इनसे डील करता है। और ये SDG के गोल कब तक अचीव करने हैं आपको, बाय 2030 ही तो अचीव करने हैं। तो वही हमारा भारत कुपोषण मुक्त भारत बनाया जा रहा है 2030 तक, इसको बोलते हैं हम कुपोषण मुक्त भारत। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी 2007 का आया था, इसको याद रखना है। एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये आया था आपका 2007 में, ठीक है। ये भी कहाँ से डील करता है, तो नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा, ये माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सेम पॉइंट जो ऊपर बोला है उसी को एड्रेस करने के लिए 2007 में स्कीम आई थी, इसका भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। बताइए यहां तक कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताएंगे, चाहे ब्लू रेवोल्यूशन हो, चाहे आपका व्हाइट रेवोल्यूशन हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब जो फिश वगैरह से रिलेटेड है, मरीन से रिलेटेड है, वो सारा कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से ही तो डील करता है। तो वो सारे रेवोल्यूशन वो आपको करने हैं, अभी हम देख लेंगे उसको। अभी के लिए बताइए यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन याद रखेंगे, काहे के लिए है, तो वही न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना, पल्सेस का प्रोडक्शन, जो कोर्स ग्रेन मिलेट्स वगैरह इनका प्रोडक्शन बढ़ाना पूरे देश में, हर जगह जो रीजनल इंबैलेंस है इसको लेकर के उसको एड्रेस करना, ये सब इसका काम हो जाएगा, ठीक है। और भी 2-4 स्कीम्स बची हुई हैं अभी, है ना, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ठीक है। देन अभी इंटरनेशनल एफर्ट्स नहीं देखे हैं, क्या क्या लिए गए हैं, वो सब भी देखेंगे। बताएंगे यहां तक क्लियर है क्या? 2-4 स्कीम्स अभी और हैं, उनको अभी तो नहीं देख पाएंगे, कल ही देखेंगे उन स्कीम्स को, बट अभी के लिए बताइए इतना क्लियर है क्या? नहीं, नेशनल फूड ये जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी है ना, ये तो स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी मतलब कि हम कैसे, सर क्लास 1 से नीचे के लिए नहीं है क्या? अभी बताया था मैं आपको, क्लास 1 से नीचे के लिए ये क्लास 1 है, यहां से लेकर के क्लास 8 है, क्लास 8 है, इसके लिए मिड डे मील होता है ना। और क्लास 1 से अंदर वाले जो बच्चे हो गए, है ना, मतलब ये आपका जो इससे कम वाले बच्चे हो गए, मतलब 0 से लेकर के 6 ईयर्स हो गए, 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स हो गए, ये तो ईयर्स के हिसाब से मैंने आपको बता दी। इसके लिए होता है मिड डे मील स्कीम, और इसके लिए होता है ICDA स्कीम, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना, उसके लिए ये है। और नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी जो है ना, ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम कैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, है ना, वो स्ट्रेटेजी है ना। वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करते हो, इन्हीं के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे, मिड डे मील के थ्रू। बच्चों में स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी कि भाई बच्चा स्कूल में जाता है तो ऐसे ऐसे भोजन खाए तो उससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एड्रेस होगी। ये तो स्ट्रेटेजी है, मतलब ये एक आपका ब्लूप्रिंट है, समझ रहे हो, ये आपका ऐसे समझो, ये आपका एक वो बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, किस स्टेज में क्या क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी है। उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स होती हैं, जैसे ये एक स्कीम हो गई, ये स्कीम हो गई, है ना, तो वो ये तो एक सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब वैसे ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये क्या है, मिशन है, ये बता रहा है कि हम कैसे जो न्यूट्रिशन है उसको सिक्योर करेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके के आपका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं कि हम इसको कैसे क्या अचीव करेंगे। अभी ये वाले एस्पेक्ट अभी फिर से हम देखेंगे कल, इसको थोड़ा सा एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो, ICDS यहां से यहां के लिए, इसके बाद यहां से यहां के लिए क्या मिड डे मील। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट्स या फिर उसको इंप्लीमेंट अगर ये स्कीम कर रही है, जैसे ये क्या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रही है, हाँ कर रही है, क्या ये नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी,
ये भी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगी। स्ट्रेटेजी एक अलग से आपको ब्लूप्रिंट दे दिया गया, ऐसे ऐसे आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, है ना। जैसे आप जैसे एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि आज मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, अब एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो तो आप अलग चीज होगा, बस स्ट्रेटेजी तो आप एक बनाओगे ना। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, सिर्फ एक आपका ब्रॉडर एक वो बता देता है, एक स्ट्रक्चर दे देता है कि आपको ऐसे ऐसे चीजें करना है। उसको एक्चुअल में हम स्कीम्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। समझना क्या? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कल देखे थे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो इनको। अब ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है। कल अब मैंने आपको बताया था कि एमएसपी किसको बोलते हैं, तो एमएसपी मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये आपका एमएसपी होता है। तो एमएसपी का तात्पर्य क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसका वो। पीडीएस, चलो अभी वैसे बन जाएगा आपसे, पीडीएस इज एसोसिएटेड विथ, सेकेंड का आंसर दीजिए। पीडीएस किससे एसोसिएटेड है, आपको बताया था मैंने। सेकेंड का आंसर दे दो जल्दी फटाक से। सेकेंड का आंसर बताइए। सेकेंड का आंसर, चलिए थर्ड का आंसर देख लीजिए। थर्ड अभी नहीं पढ़ा, छोड़ दो इसको। फोर्थ भी अभी नहीं पढ़ा हम लोग इसको। अच्छा, फोर्थ में ये तो पढ़ाया ही मैंने कि पर फैमिली पर हाउस होल्ड को कितने देने का प्रोविजन है। फोर्थ का आंसर बताइए, फोर्थ का आंसर देना। फोर्थ का आंसर दीजिए। हाँ, देन उसके बाद सेवंथ आपको बताना है, सेवंथ का आंसर क्या होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा प्रदान करने के लिए की जाती है, क्या प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर बताना। सेकंड का क्या बोल रहे हो आप, सेकंड का ए बोल रहे हैं कई लोग, सेकंड का बी बोल रहे हैं। सेकंड का देख लेता हूं मैं क्या है। सेकंड का ए होगा, फेयर प्राइस शॉप से होता है, इसी को राशन शॉप बोलते हैं, राशन की दुकान होता है। हाँ, कोऑपरेटिव स्टोर उसके लिए अलग होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को यूज जरूर करते हैं, लेकिन उनका नाम तो यही होगा ना, फेयर प्राइस शॉप। इसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को बना सकते हो, कोऑपरेटिव स्टोर्स को बना सकते हो, लेकिन उनके लिए नाम क्या यूज होता है, तो यही होता है आपका। ठीक है, देन उसके बाद आप इसका आंसर देना था आपको। फोर्थ वाला आंसर देना है आपको, फोर्थ का। ठीक है, फिर उसके बाद सीधे सेवंथ का आंसर देना है आपको। एमएसपी वाज इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, क्या ए बी सी डी, इसका आंसर देना है। किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है एमएसपी। फोर्थ का बी बोल रहे हैं, फोर्थ का सब बी बोल रहे हैं, देख लेता हूं मैं क्या है। फोर्थ का हाँ बी होगा, 35 kg। ठीक है, सेवंथ का आंसर दीजिए, सेवंथ का।
7th का ए दे रहे हैं, ठीक है, 7th का ए हो जाएगा आंसर। 8th का आंसर बताइए, 8th का आंसर बताइए। एट्थ का बताइए। ये आपका 8th का क्वेश्चन क्या हो गया? बुआई के मौसम से पहले घोषित की जाने वाली कीमत क्या कहलाती है, ये बताना है आपको, है ना। द प्राइस दैट इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग सीजन, वो क्या कहलाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं इशू प्राइस बोलते हैं, फेयर प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, या एमएसपी बोलते हैं। 7th का ए नहीं, 7th का, हाँ 7th का तो ए होगा, 8th का ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ठीक है। 8th का, चलो 8th का डी आ गया आंसर, 8th का डी होगा, ठीक है। चलो ये बता दो जल्दी 10th का, कल बताया था मैंने आपको। 10th का बता दो। बफर स्टॉक किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? बफर स्टॉक जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है इंडिया में? इनमें से बताना है आपको, ऑप्शन में से, है ना। 10th का, टेंथ का आंसर दीजिए। टेंथ का ये आ गया आंसर। 11th क्वेश्चन याद नहीं रखना है आपको कि फूड सिक्योरिटी एक्ट किस डेट में आया था, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं याद रखना इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए 12th वाला। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। 12th का आंसर दीजिए आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ है कि नहीं। ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ का सी बोल रहा है, बहुत सही, 12th का सी होगा इसका आंसर। एंड देन 13 का बता दो जल्दी फटाक से। 13 का क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड्स, थर्टीन भी देखो, 14 भी देखो। 13 मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। फिर दूसरा अंत्योदय अन्न योजना, बोथ आर राइट बोथ आर रॉन्ग। 13 का सी आएगा, ठीक है। 14 का बता दो जल्दी। हु फिक्सेस द एमएसपी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चांसेस हैं जिसके आने के, वो है आपका 14th वाला। हु फिक्सेस द एमएसपी? 14th का बताइए। फोर्टीन का सी, 14 का सी बताया जा रहा है। फोर्टीन का सी बता रहे हैं, CACP। 14 का लोग सी बता रहे हैं, क्या सी सही आंसर होगा? जी नहीं, सी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा CACP फिक्स नहीं करता है, CACP सिर्फ रिकमेंड करता है किसको? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स
फिक्स कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो 14 का ए होगा। हाँ, दो शिवम का आंसर गलत है ना, टारगेट स्टडी आपका भी आंसर गलत है। आपका आंसर होगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये 14वां हो गया। ये देख लो, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो तय कौन करता है? आपकी कैबिनेट कमेटी करती है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे हम। एफआरपी इसको भी देखेंगे बाद में। चलो ये 17 का आंसर बताओ। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट डज सीएसीपी रिकमेंड एमएसपी फॉर? मतलब जो सीएसीपी किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? किसके लिए करता है? कृषि उत्पाद है वो, औद्योगिक उत्पाद है, फार्मास्यूटिकल है, या फिर सही है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 17 का आंसर देना आपको। सेवनटीन का होगा बी। ठीक है, 17 का बी। 18 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 का बता दो जल्दी से। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 18, 19, 20। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एमएसपी फॉर फूड ग्रेन इज एस्टिमेटेड बाय एफसीआई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एमएसपी फॉर फूड ग्रेन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस ऑफ ग्रेन्स। देखो क्या बोल रहा है आपको। एटीन का एटीन का आंसर बता दो फटाक से। 18 का डी। डी मतलब 18 का डी होगा। हाँ, 18 का डी हो जाएगा। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। चलो ये बता दो 19 का जल्दी से। सीएसीपी कंसीडर कितने टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसीडर करती है? सीएसीपी कितने टाइप ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट को कंसीडर करती है? 19 का आंसर दे दो। नाइनटीन का आंसर देने के बाद 21वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फॉर्मूला इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट एमएसपी? नाइनटीन का बी बता रहे हैं। 19 का सीएसीपी कंसिडर कितने तरीके के कॉस्ट को कंसिडर करती है? सीएसीपी दो है क्या वो? नाइनटीन का बी बता रहे हैं, बी गलत है, सी होगा आंसर। ठीक है, देन उसके बाद हाँ 21 बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सब गलत है। आप सी होगा। 3 तरीके के कॉस्ट होते हैं। विच फॉर्मूला इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट एमएसपी? इसका आंसर क्या होगा? बताया था, कल ही बताया था मैंने आपको। 1.5 गुना दिया जाता है, 1.5 गुना। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। ठीक है, 21 का ए आया है। ठीक है, चलो और लास्ट क्वेश्चन है ये। एमएसपी कब इंट्रोड्यूस किया गया था और सीएसीपी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ठीक है, चलो इसका आंसर दे देना आप। 22 में एमएसपी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कल बताया था मैंने आपको। सीएसीपी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? ये भी आपको बताया था मैंने कल। एंड लास्ट का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसीपी कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लाइन से, तीनों इंपॉर्टेंट है। 22वां, 23वां और 24वां।
CACP के ऊपर है तीनों क्वेश्चन। MSP कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखना 22 का C बता रहे हैं। हाँ 22 का C होगा 1966। 23 का बता दें फटाक से क्या हो जाएगा। 22 का C हो गया। हाँ सुमित 22 का C है। हाँ नम्रता 22 का C है, ठीक है। 23 का बता दो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, CACP। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका CACP कब आया था एग्जिस्टेंस में। FCI और CACP दोनों एक साथ आए थे, कब आए थे उसका आंसर बता दीजिए। ठीक है 23 का B बता रहे हैं, 23 का B कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। 24 का आंसर दे दो फटाक से। 24 का A बता रहे हैं 1965 बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपने देख लिए, ये हम लोगों ने कर लिए। एक एस्पेक्ट इसका रह गया है, वो है आपका पीडीएस एंड इसका एक और एस्पेक्ट जो रहेगा माल न्यूट्रिशन, वो मैं आपको कल बता दूंगा। दोनों थोड़े से छोटे से टॉपिक हैं, बहुत शॉर्ट में कल कर लेंगे। स्कीम्स और छोटी मोटी स्कीम्स बच गई हैं जो, वो हम कल और देख लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।